ईयर 1997 साउथ कोरिया एक बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा था। कांग टेपुंग के फादर ऑल्सो फाउंडर ऑफ टाइफून ट्रेडिंग कांग जिन यंग अपने चंद एम्प्लॉयज के साथ एक सक्सेसफुल लोकल ट्रेडिंग कंपनी रन करते हैं। अमीर बाप का बेटा होने की वजह से 26 साल के टेपुंग की जिंदगी हमेशा केयर फ्री रही है। लेदर जैकेट, अरमानी शर्ट, पूरी रिच ब्रैड वाइफ, नाइट क्लब लाइफ। जिन यंग एक रिस्की डील साइन करता है इटालियन क्लाइंट देबांग टेक्सटाइल के थ्रू एक ह्यूज एडवांस पेमेंट का ट्रेड, जो रिस्की है पर काफी टेम्पटिंग भी। टाइफून ट्रेडिंग में 26 साल की बुककीपर ओ मी सियोन का एम कॉलेज एंट्रेंस क्लियर करके स्टडीज कंप्लीट करने का है। वो काफी हार्ड वर्किंग है। उसकी फैमिली में उसकी छोटी बहन मी हो, छोटा भाई ब्योम और ग्रैंड मदर है जिनको डिमेंशिया है। फाइनेंशियली दोनों बहनें अपने घर को सपोर्ट करती हैं। ब्यो मर्चेंट मरीन के मालिक बाकहो के बेटे हिंजुन और टेपुंग की कभी नहीं बनी। अक्सर वो टेपुंग को प्रोवोकेट करने की कोशिश करता रहता है। नाइट क्लब में हिंजिन एंड गैंग टेपुंग और उसके दोस्त नामो से फाइट करते हैं, जिसकी वजह से सभी पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। टेपुंग के फादर वहां टेपुंग को पनिशमेंट फेस करने के लिए छोड़ देते हैं। बाकहो हिंजिन और सभी की बेल करा देता है। कांग जिन यंग को टेपुंग की हरकतों और केयरलेस एटीट्यूड पर गुस्सा आता है, जिसकी वजह से वो उसे जोर का थप्पड़ मार देते हैं। हालांकि उन्हें इस बात का अफसोस होता है। वो हमेशा ही अपने बेटे के किए गए पॉलिश्ड शूज पहनते हैं और उनकी और कांग टेपुंग की चाइल्डहुड मेमोरीज अच्छी होती हैं। टेपुंग चुपचाप अपने ग्रीन हाउस चला जाता है। टेपुंग ने डोमेस्टिकली रोज हाइब्रिड ग्रो किया होता है, जो चीप, कलरफुल और मार्केट टॉपिंग रोज है। टेपुंग का ड्रीम है ये मॉडल अपने फादर को दिखाने का। उसके फादर ने उसे बताया होता है कि जब फ्लावर्स ब्लूम होकर मुरझाते हैं तभी वो असल में फ्रूट प्रोड्यूस करते हैं। उनकी इसी बात से टेपुंग को फ्लावर्स ग्रो करने का शौक होता है। रात भर ग्रीन हाउस में बिताने के बाद टेपुंग अपनी मॉम के लिए बुके तैयार करता है। ट्रेन का वेट करने के दौरान डोजिंग ऑफ टेपुंग और मी सियोन का फर्स्ट इनकाउंटर होता है। डोजिंग ऑफ टेपुंग को ओ मी सियोन ट्रेन में देखती है। जब वो उतरता है एक फूल गिर जाता है। मी सियोन उसे उठा लेती है। उस फूल को टाइफून ट्रेडिंग के वास में लगा देती है। नामो टेपुंग के बचपन का दोस्त है जिसका ड्रीम है सिंगर बनना। वो टेपुंग को एक सिंगल्स रियलिटी शो में ले जाता है, उनके मिसिंग दोस्त यून सियोंग की जगह। इस शो में 4 सिंगल गर्ल्स होती हैं, जिनमें से एक मी हो जो मी सियोन की छोटी बहन है। वो एयर होस्टेस इंटरव्यू की तैयारी कर रही है फॉर हर ड्रीम जॉब। टेपुंग के दोस्त यून सियोंग की फैमिली बैंकक्रप्ट हो जाती है। यून सियोंग टेपुंग को उससे मिलने से मना करता है क्योंकि उसकी वजह से टेपुंग को खतरा हो सकता था। टेपुंग यून सियोंग की हेल्प अपने सारे पैसे और महंगी वॉच देकर करता है। ऑफिस में एक ट्रेजेडी हो जाती है। गिसांग केमिकल का चेक बाउंस हो जाता है और क्योंकि जिन यंग ने इटालियन डील में सारा पैसा डाल दिया था, स्टाफ को सैलरी नहीं मिल पाएगी। इस स्ट्रेस के कुछ ही देर बाद जिन यंग ऑफिस में कोलैप्स हो जाता है। टेपुंग और उसकी मदर हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जहां उसके फादर की कंडीशन स्टेबल बताई जाती है। हॉस्पिटल में टेपुंग और मी सियोन की टक्कर होती है। हिंजन प्रैंक कॉल करवा के टेपुंग को नाइट क्लब बुलाता है, जिसमें वो कहलवाता है कि उसका दोस्त यून सियोंग मुसीबत में है। वो टेपुंग को नाइट क्लब बुलाकर टाइफून ट्रेडिंग के बैंकक्रप्ट होने की खुशी मनाता है। नामो नाइट क्लब आकर टेपुंग को फौरन हॉस्पिटल चलने के लिए कहता है। कोरिया के आईएमएफ क्राइसिस की हेडलाइंस टेलीविजन पर ब्लास्ट होती हैं और टेपुंग हॉस्पिटल की तरफ भागता हुआ जाता है, पर वो लेट हो चुका होता है और जिन यंग की डेथ हो जाती है। जिन यंग की डेथ पूरी टाइफून टीम को हिला देती है। टेपुंग और उसकी मदर भी टूट जाते हैं। फ्यूनरल में सिचुएशन ड्रामेटिक हो जाती है। सीईओ मिस्टर चॉय अपने लोगों के साथ घुस आता है और कंडोलेंस मनी उठाने लगता है। कहता है जिन यंग का लोन ड्यू है, लेकिन मी सियोन फौरन पेपर लाकर प्रूफ करती है कि पेमेंट की डेट अभी आ ही नहीं है और वो चॉय को रोक देती है। इस सब के बीच पियो बाक हो भी फ्यूनरल अटेंड करता है और कंडोलेंस मनी देता है। फ्लैशबैक में वो हॉस्पिटल जाकर कोमा में पड़े जिन यंग से पूछता है वो चीज कहाँ है। आईएमएफ क्राइसिस के बीच पूरे देश में हालात खराब हो रहे हैं। नामो की माँ भी बैंक में स्टैंड बाय पर लगा दी जाती हैं। टेपुंग जब ऑफिस जाता है अपने फादर की चीजें लेने, मिस्टर चॉय दोबारा आ जाता है। इस बार टेपुंग खुद जिम्मेदारी ले लेता है और वो साइन करता है जॉइंट श्योरिटी। कहता है मैं एम्प्लॉय हूँ, मैं साइन कर सकता हूँ। मी सियोन टेपुंग के पास जाकर पेपर वर्क कंप्लीट करती है फॉर हिज पोजीशन एज एम्प्लॉय इन टाइफून ट्रेडिंग। ओ मी सियोन टेपुंग को अपना ऑफिशियल इंट्रो देती है, अपनी बुककीपर पोजीशन भी बताती है। टेपुंग जब फॉर्म फिल करता है क्वालिफिकेशन में सन लिख देता है। मी सियोन कहती है यहाँ पर उसे अपने सर्टिफिकेशन एंड लाइसेंस वगैरह के बारे में फिल करना होगा। टेपुंग कहता है वो तो बस उसने मजाक के लिए लिखा था। वो टेक्वांडो फिल कर देता है। घर आकर वो और टूट जाता है। बिजली कट चुकी होती है। फोन पर एक के बाद एक लोन वाले कॉल कर रहे होते हैं। उसकी मॉम घर को कैंडल से लिट करती हैं और दोनों मिलकर एक ही कोट शेयर करते हैं।
उधर मिस यॉन के घर में मीहो अफसोस करती है क्योंकि मिस यॉन ने कॉलेज एग्जाम छोड़ दिया है। फीस भरना पॉसिबल नहीं था। सीईओ के ऑफिस में टेपुंग को एक हिडन की और सीक्रेट सेफ मिलता है। वो ऑफिस मीटिंग के दौरान एम्प्लॉयज से सीक्रेट नंबर्स जानने की कोशिश करता है। ओ मिस यॉन टेपुंग को मीटिंग रूम में लिखे स्लोगन अ ग्रेट प्लान फॉर 100 ईयर्स के अकॉर्डिंग गेस करके कोड बताती है। रात में दोबारा टेपुंग सेफ का कोड गेस करने की कोशिश करता है। मिस यॉन के हिंट से वो 2072 ट्राई करता है और सेफ खुल जाता है। अंदर अकाउंट बुक्स होती हैं हर एम्प्लॉय के नाम की और एक उसके अपने लिए। नेक्स्ट डे लंच पर टेपुंग मिस यॉन को बुलाता है। वो एडमिट करता है कि अब उसे समझ आ गया है कि कंपनी उसके फादर के लिए कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। अब वो सच में सीखना चाहता है। मिस यॉन उसे जिन यंग के लास्ट वर्ड्स बताती है। टेपुंग अच्छा करेगा, उसका ख्याल रखना। बैंक बुकलेट के अंदर टेपुंग को एक इमोशनल नोट मिलता है जिसमें जिन यंग लिखता है, तुम मेरी सबसे प्यारी चीज हो, खुश रहना। टेपुंग फाइनली रो पड़ता है। अगले दिन वो प्रॉपर ऑफिस लुक में तैयार होकर आता है। गो मार्जिन और मिस यॉन के साथ वो डॉक्स जाता है इटालियन लग्जरी क्लॉथ रिसीव करने के लिए। फिर वो लोग जाते हैं डेबांग टेक्सटाइल्स। ऑफिस देखकर टेपुंग शॉक हो जाता है। 30 साल पुरानी कंपनी के नाम पर सब कुछ अजीब, क्लीन, ठंडा और खाली लग रहा होता है। फैक्स तक नहीं चल रहा, मतलब कुछ तो अंदर ही अंदर गड़बड़ है। टेपुंग पैनिक में दौड़ता है और रोड के बीच जाकर ट्रक्स को रोक देता है। वो मार्जिन को समझाता है कि उन्हें देबांग टेक्सटाइल से पेमेंट नहीं मिलेगा। मार्जिन इग्नोर कर देता है और ट्रक्स को आगे बढ़ाने के लिए कहता है। टेपुंग जमीन पर लेट जाता है, बिल्कुल बीच सड़क पर। ट्रक चलता रहता है, फूलों के पेटल्स गिरना शुरू हो जाते हैं। उसे अपने फादर के साथ बिताए हुए टाइम की मेमोरी याद आती है। इसी वक्त एक बड़ा ग्रुप प्रोटेस्टर्स का भी आ जाता है। ओ मिस यॉन को एकदम समझ आ जाता है कंपनी की फैक्ट्री बंद हो चुकी है। ये देखकर मार्जिन को भी यकीन हो जाता है और वो फाइनली ट्रक्स रोकने के लिए मान जाता है। टेपुंग ट्रक ड्राइवर्स के साथ निकल पड़ता है जबकि बाकी एम्प्लॉयज वेयर हाउस ढूंढने लगते हैं जहां इटालियन लग्जरी क्लॉथ को रख सकें। वेयर हाउस मिलना मुश्किल हो जाता है और ट्रक ड्राइवर्स इरिटेट होने लगते हैं। दूसरी तरफ नामो म्यूजिक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है। आखिरकार टेपुंग एक एम्प्टी आउटडोर पार्किंग लॉट रेंट कर लेता है। फैब्रिक स्टोर करने में नामो टेपुंग की मदद करता है। टेपुंग रात भर ठंड में बैठकर क्लॉथ की देखभाल करता है ताकि कोई उसे चुरा ना सके। नेक्स्ट डे टेपुंग और टीम की मुलाकात होती है पियो बाको से, जो उन्हें एक पुराना रन डाउन वेयर हाउस यूज करने देता है ऑन द कंडीशन की पेमेंट बाद में देना होगा। रात को टेपुंग मिस यॉन को घर छोड़ने ले जाता है। रास्ते में मिस यॉन अपना ड्रीम बताती है। वो एक ऑफिस वर्कर बनना चाहती है, लेकिन असिस्टेंट नहीं बल्कि एक ट्रेडर। इसी वक्त उल्नियो नामो की मॉम की भी जॉब चली जाती है क्योंकि बैंक बंद हो जाता है। कंपनी जब इटालियन क्लॉथ का बायर ढूंढने में फेल होती है, मिस यॉन एक स्मार्ट आइडिया देती है। क्लॉथ वापस इटालियंस को रिटर्न करने का 30% फीस के बाद भी प्रॉफिट होगा क्योंकि कोरियन वॉन की वैल्यू गिर चुकी है। काफी वेट के बाद इटालियन कंपनी फैक्स भेजकर प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। बस गुड्स की क्वालिटी और क्वांटिटी परफेक्ट होनी चाहिए। रात को थंडर स्टॉर्म आता है। टेपुंग वेयर हाउस पहुंचता है और वहां मिस यॉन को भी देखकर हैरान हो जाता है। वेयर हाउस की छत टूट चुकी होती है और बारिश सीधा अंदर आ रही होती है। धीरे धीरे सारे एम्प्लॉयज आ जाते हैं और सब मिलकर सामान को प्लास्टिक शीट से कवर करते हैं। लॉन्ग नाइट के बाद सुबह टीम खाना खाने जाती है। वहां सबको याद आता है आज टेपुंग का बर्थडे है। वो लोग सीवीड सूप से उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और टेपुंग फाइनली थोड़ा सा मुस्कुरा देता है। लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं रहती। पियो मर्चेंट मरीन लग्जरी क्लॉथ कन्फिस्केट कर लेता है। मैनेजर कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है जिसमें लिखा होता है पेमेंट के बिना 72 आवर्स से ज्यादा गुड्स रख नहीं सकते। गुस्से से भरा टेपुंग पियो बाको के ऑफिस जाकर उसे कन्फ्रंट करता है और तब उसे समझ आता है कि ये सब पहले से उनके खिलाफ प्लान्ड होता है। एम्प्लॉयज बिल्कुल टूट जाते हैं। रात को टेपुंग अपने फादर के बैंक पासबुक को फिर से देखता है और रिवील होता है कि सारे अकाउंट्स एक्चुअली टेपुंग के नाम पर ही थे, इंक्लूडिंग एम्प्लॉयज के फंड्स। टेपुंग की मॉम भी रात को अपने बेटे का बर्थडे सेलिब्रेट करती हैं। फंड्स के लिए उसकी मॉम पॉन शॉप जाकर अपना लग्जरी सामान एक्सचेंज करती हैं। वो कहती हैं हालात चाहे कितने भी खराब हों लेकिन ईमान नहीं खोना चाहिए। नेक्स्ट डे एम्प्लॉयज अपना सामान पैक करने लगते हैं। टेपुंग उन्हें रोकने की कोशिश करता है पर सभी रिजाइन कर देते हैं और बिजनेस क्लोजर फॉर्म उसके हाथ में पकड़ाकर चले जाते हैं। दुखी टेपुंग ग्रीन हाउस जाता है। सारे प्लांट्स मुरझा चुके होते हैं लेकिन बीच में कुछ छोटे फ्रूट्स मिलते हैं जैसे एक उम्मीद का टुकड़ा। फिर वो मिस यॉन के घर जाता है और रास्ते में उससे मिल जाता है।
टेपुंग उसे एक बड़ा राज बताता है। वो टैक्स ऑफिस गया था लेकिन बिजनेस बंद नहीं किया, सिर्फ कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव चेंज किया है। अब टेपुंग खुद टाइफून ट्रेडिंग का नया सीईओ है और वो मिस यॉन से कहता है, असिस्टेंट नहीं, मुझे एक ट्रेडर चाहिए, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? मिस यॉन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो फौरन से हाँ कर देती है। टेपुंग नए बिजनेस कार्ड्स ओ मिस यॉन को दिखाता है। दोनों मिलकर फ्रेश स्टार्ट करते हैं। फिर टेपुंग जाता है पियो बाकहो के पास। वो इटालियंस का कॉन्ट्रैक्ट उसके सामने रख देता है जिसमें क्लियरली लिखा है कि इटालियंस रिटर्न एक्सेप्ट करेंगे। दोनों के बीच जितना भी गुस्सा टकरार हो, टेपुंग फिर भी प्रॉमिस निभाना चाहता है। ऑफिस लौटकर एक शॉकिंग कॉल आती है। मिस्टर बेक, वही ट्रक ड्राइवर, बताता है कि उसके पास इटालियन क्लॉथ का एक पूरा लोड बचा हुआ है। क्योंकि उस दिन पार्किंग एरिया में जगह ही नहीं थी तो उसने क्लॉथ रख लिया। दूसरी तरफ मार्जिन सीक्रेटली मैनेजर हा से मिलता है। मार्जिन पैसों के बदले उसे इटालियंस के सारे डॉक्यूमेंट्स दे देता है, लेकिन ये सब एक प्लान ट्रैप था। टेपुंग ने एम्प्लॉयज को जिन यंग वाले सेविंग पासबुक्स भेजे थे, इसीलिए मार्जिन उन्हें रिटर्न करने ऑफिस आता है। वहीं पर टेपुंग और मिसियोन ने एक मास्टर स्ट्रोक प्लान बनाया। मार्जिन इंटेंशनली उन्हें गलत यूनिट बताएगा, मीटर्स की जगह यार्ड्स। इससे पियो बाकहो को पता ही नहीं चलेगा कि क्वांटिटी एक्चुअली 10% कम है। प्रेजेंट में इटालियंस इशू रेस करते हैं, गुड्स 10% कम है, रिफंड पॉसिबल नहीं है। बाकहो टेंशन में आ जाता है। तभी एंट्री होती है टेपुंग की। वो बचा हुआ क्लॉथ लेकर बाकहो के ऑफिस पहुंच जाता है और कहता है, ये लो बचा हुआ माल, लेकिन प्राइस डबल होगा। इटली से वापस शिपिंग का खर्चा सुन के बाकहो मजबूरन डील मान लेता है। फ्रेश पैसे मिलते ही टेपुंग सीधा सीईओ चॉय के पास जाकर अपने फादर का पूरा लोन चुका देता है। अब सीन शिफ्ट होता है बुसान। टेपुंग और मिस यॉन विजिट करते हैं होंगशिन कंपनी की सीईओ जंग चार रैन को। चार रैन वार्मली उनका वेलकम करती है। वहीं मार्केट में टेपुंग की मुलाकात होती है पार्क यून चियोल से, सीईओ ऑफ शू पार्क। वो टेपुंग को दिखाता है स्पेशल सेफ्टी शूज, फायर प्रूफ, स्पाइक प्रूफ, सुपर ड्यूरेबल। टेपुंग इम्प्रेस्ड हो जाता है और फौरन कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है, लेकिन मिस यॉन को लगता है कि वो फिर जल्दी में फैसला ले रहा है। रात को चार रैन उन्हें ड्रिंक पर ले जाती है। टेपुंग मिस यॉन की प्लेस पर ड्रिंक करता है। टेपुंग इमोशनल होकर बीच की सैंड पर लिखता है और मिस यॉन से कहता है, आज तुम्हारी जगह मैंने ड्रिंक किया है, एक दिन मैं तुमसे एक विश मांगूंगा, विश कूपन। क्रिसमस डे टेपुंग हैप्पी मूड में है, लेकिन घर जाते ही जिंदगी पलट जाती है। वो देखता है कि उन्हें इविक्शन नोटिस मिल गया है, रेंट नहीं दिया गया है, इसलिए उनका सामान तक सीज हो रहा है। आखिर वो और उसकी मदर कुछ बेसिक चीजें लेकर घर छोड़ देते हैं और रात भर के लिए टाइफून ट्रेडिंग ऑफिस में सो जाते हैं। मिस यन सुबह ऑफिस आती है और देखते ही शॉक हो जाती है। टेपुंग और उसकी मॉम जियोंग में पूरी रात ऑफिस में सोए हुए होते हैं। मिस यन उन दोनों को अपने घर ले जाती है। वहाँ एक खाली कमरा है जिसमें वो दोनों को आराम से सेटल करा देती है। आईएमएफ क्राइसिस की वजह से मीहो का फ्लाइट अटेंडेंट इंटरव्यू कैंसिल कर दिया जाता है, इसीलिए अब वो एक पार्ट टाइम जॉब करती है जहां वो लोगों को रोले व्हील से एंटरटेन करती है। जॉब के दौरान वो नामो के पब तक आ जाती है। ये पब नामो की मॉम अपनी जॉब खोने के बाद खोलती हैं। वहां कुछ आदमी मीहो को गलत तरह से छूने की कोशिश करते हैं। नामो गुस्सा हो जाता है और फाइट कर उन लोगों को पब से निकाल बाहर करता है। नामो मीहो को बताता है कि वो दोनों पहले भी सिंगल्स रियलिटी शो में मिल चुके हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग मिस यॉन टाइफून ट्रेडिंग के अकाउंट से शू पार्क को पेमेंट ट्रांसफर करती है। कुछ देर बाद टेपुंग और मिस यॉन ऑफिस पहुंचते हैं और देखते हैं कि बे संग जंग वहां बैठा कंप्यूटर यूज कर रहा है। अगले दिन टेपुंग बहुत एक्साइटेड होता है क्योंकि सेफ्टी शूज फाइनली आने वाले होते हैं। उसे पूरा यकीन होता है कि ये शूज बहुत बिकेंगे, लेकिन जैसे ही वो बुसान शू पार्क फैक्ट्री पहुंचता है, फैक्ट्री बिल्कुल खाली होती है। सिर्फ एक कोने में सीईओ पार्क यून चेओल पड़ा होता है, पूरा पिटा हुआ, इंजर्ड। पार्क बताता है कि उसके ऊपर लोन शार्क्स का बहुत बड़ा कर्जा है और उन लोगों ने सब शूज ले लिए हैं। टेपुंग का दिया हुआ एडवांस भी वो डेट चुकाने में लगा चुका है। टेपुंग के पास सिर्फ एक चीज बचती है, पेटेंट सर्टिफिकेट्स। जंग चारैन फौरन मिस यॉन को इन्फॉर्म करती है। उधर जियोंगमी टेपुंग का इंतजार कर रही होती है उनके डिनर डेट के लिए, पर टेपुंग नहीं आता। वो उसे रास्ते में मिलता है बहुत उदास। जियोंगमी उसे संभालने की कोशिश करती है और कहती है, तुम मेरे सहारे रह सकते हो। इससे पहले नामो मीहो को डिपार्टमेंट स्टोर के बाहर मिलता है। अब ये मीहो की सेकंड जॉब लोकेशन है। वो उससे माफी मांगता है और पेमेंट ऑफर करता है क्योंकि उसकी वजह से मीहो की पहली जॉब गई थी। रात को जंग चारैन टेपुंग को कॉल करती है। वो बताती है कि शूज एक लोन शार्क रियो के पास हैं
वो 500 शूज 5 मिलियन वॉन में बेचने को रेडी है। पर प्रॉब्लम यह है कि अब टाइफून ट्रेडिंग के पास पैसे नहीं है। इस बीच पियो बाक हो को भी सेफ्टी शूज के बारे में पता लग जाता है। वो फौरन अपने बेटे को बुसान भेजता है। ऑफिस में मी सियोन टेपुंग को वो पैसे देती है जो जिन यंग ने उसके लिए सेविंग्स पासबुक में छोड़े थे और थोड़ा सा अपना भी ऐड कर देती है। टेपुंग मना करता है लेकिन मी सियोन इंसिस्ट करती है। चार के साथ वो लोन शार्क के वेयर हाउस पहुंचता है। वहां एक गून टेपुंग को सामान दिखाने ले जाता है। वहां टेपुंग देखकर शॉक हो जाता है। मैनेजर हा और पियो हिंजुन ऑलरेडी वहां से शूज ले जा रहे होते हैं। खून के कुछ ड्रॉप्स फॉलो करते करते टेपुंग यून चेओल को फिर इंजर्ड स्टेट में ढूंढ लेता है। यहीं टेपुंग का गुस्सा फट जाता है। लोन शार्क के सामने वो बोलता है कि पार्क का लोन 50 मिलियन का सही, लेकिन वो 7000 शूज 100 मिलियन वॉन में बेच सकता है। लोन शार्क ये डील एक्सेप्ट कर लेता है लेकिन एक डेंजरस कॉन्ट्रैक्ट साइन कराता है। टर्म्स फेल हुए तो इंटरेस्ट भी भरना होगा और दोनों आंखें भी देनी होंगी। टेपुंग और चारैन यूनचेओल को घर ले जाते हैं। बेचारा मार खाया होता है पर अपनी बेटी बोराम के लिए सेंटा बनकर मुस्कुराता है। बोराम का हियरिंग एड भी टेपुंग के डाउन पेमेंट की वजह से लगा था। रात को सब मिलकर न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं एक छोटी सी उम्मीद के साथ। अगली सुबह टेपुंग प्राउडली मिसियोन को 7000 शूज दिखाता है पर मिसियोन गुस्से से सवाल करती है कि टेपुंग इतना बड़ा डिसीजन उससे पूछे बिना कैसे ले सकता था। चारैन समझाती है कि टेपुंग ने सब कुछ खो दिया है और जो कर रहा है दिल से कर रहा है। आखिर में टेपुंग अपना विश कूपन यूज करता है और मिसियोन उसे माफ कर देती है। टेपुंग सच छुपा लेता है कि उसने अपनी आंखें तक दांव पर लगा दी हैं। वहीं टेपुंग की मदर एक जीन्स फैक्ट्री में जॉब पकड़ लेती हैं। काम टफ है, हाथ जख्मी हो जाते हैं। मिसियोन का भाई उन्हें फैक्ट्री में काम करते देख लेता है। जियोंगमी ब्योम से वादा लेती है कि वो टेपुंग को उनकी जॉब के बारे में नहीं बताएगा। वो टेपुंग और ओबियोम को ट्रीट देती हैं। जियोंगमी के हालात खराब होने के बावजूद भी उनका दिल बड़ा होता है। टेपुंग यूनचेओल को शार्क लोन से डर के भागने से रोक लेता है। वो उसे मनाता है कि एक बार उन्हें ट्राई करना होगा और उम्मीद को थामे रखना होगा। टीम मिलकर एक प्रमोशनल वीडियो बनाती है। VHS कैसेट्स दुनिया भर के बायर्स को भेजती है। रॉयल इन्वेस्ट केमिकल उनकी टेप देखकर इम्प्रेस्ड हो जाता है। मिसियोन और टेपुंग पिच प्रेजेंट करते हैं और डील मिल जाती है। टाइफून ट्रेडिंग का पहला असली ऑर्डर। टेपुंग लिटरली उड़ने वाला होता है खुशी से। इधर मीहो और नामो की कहानी भी ब्लूम करती है। नामो उसे 999 पेपर क्रेन्स देता है। मीहो उसके गाल पर एक स्वीट किस देती है पर खुशी ज्यादा देर टिकती नहीं। शिपिंग कंपनी शूज लोड करने से मना कर देती है क्योंकि पियो हिंजिन ने उनके बारे में झूठी अफवाह फैला दी होती है। गुस्से में टेपुंग एक सेफ्टी शू उठाता है और हिंजिन की गाड़ी का शीशा तोड़ देता है। वो कहता है कि दोबारा ये जूता तुम्हारी गाड़ी पर नहीं तुम पर चलेगा। टेपुंग और चारैन दुखी होकर पीने बैठते हैं और तभी यूनचेओल वापस आ जाता है और ऑफिस में लोन शार्क रियो उनका इंतजार कर रहा होता है। वो बताता है कि शिपिंग इशू सॉल्व ना हुआ तो 1 महीने बाद टेपुंग की आंखें उसकी होंगी। मिसियोन ये सब सुन लेती है। वो एकदम शॉक्ड हो जाती है और गुस्से में चली जाती है। टेपुंग मिसियोन के पीछे आता है। मिसियोन कहती है कि अगर टेपुंग हमेशा इमोशनल होकर डिसीजंस लेगा तो उसके लिए फायदा नहीं होगा। वो एक ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, ना कि रेस्क्यू ऑर्गेनाइजेशन। मिसियो कहती है कि वो अपने कंपनी के CEO को दोबारा नहीं खो सकती और अगर ऐसा ही चलता रहा वो टेपुंग पर ट्रस्ट नहीं कर पाएगी और ना ही उसके साथ काम करना कंटिन्यू कर सकेगी। टेपुंग जवाब देता है, मैं किसी मुसीबत में फंसे इंसान को इग्नोर नहीं कर सकता था। यूनचेओल को उसकी मदद की जरूरत थी। ये सब खुद उसके लिए भी काफी स्कैरी है लेकिन फिर भी वो हमेशा यही चॉइस करता। वो मिसियोन से माफी मांगता है। टेपुंग और मिसियोन एक शिप कैप्टन को मनाने की कोशिश करते हैं कि वो उनके सेफ्टी शूज मैक्सिको तक ले जाए, लेकिन कैप्टन सीधा नमक छिड़क के बोलता है बिल्कुल नहीं। चारैन फिर टेपुंग को कैप्टन से दोबारा मिलवाती है। वो कैप्टन को याद दिलाती है कि वो पहले जिन यंग यानी टेपुंग के फादर का दोस्त था। इससे सिचुएशन थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है। इसी टाइम पार्क यूनचेओल डिसाइड करता है कि वो शूज मैक्सिको तक पर्सनली डिलीवर करेगा, लेकिन इसका मतलब ये है कि वो अपनी बेटी बोराम से पूरे 2 साल दूर रहेगा। वो कहता है, टेपुंग ने मेरे लिए जो किया है मैं उसका कर्ज चुकाऊंगा। अब बचा सबसे बड़ा काम, शूज को शिप पर लोड करना। टेपुंग ये रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेता है। फिशर वुमेन की हेल्प से वो शूज को सी फूड के साथ मिक्स करके छुपा देता है और शिप पर चढ़ा देता है। जब शिप निकलने ही वाला होता है पुलिस आ जाती है। किसी ने टिप दी होती है कि शिप स्मगलिंग कर रहा है। पुलिस कार्गो चेक करना शुरू करती है। तब टेपुंग एक छोटी बोट पर जाके एक आटे का बैग फाड़ देता है जिससे वो कोकेन ड्रग्स जैसा लगता है।
पुलिस उस साइड भाग जाती है एंड बैम, बड़ा शिप सेफली निकल जाता है। इस टाइम रियो और ह्यूनजिन भी वहां आ जाते हैं। ह्यूनजिन रियो को उकसाता है कि वो टेपुंग को खत्म कर दे, लेकिन रियो को मालूम होता है कि टेपुंग के बगैर उसे उसका पैसा नहीं मिलेगा। टेपुंग जैसे ही लैंड पर लौटता है, मीसियोन दौड़कर उसे हक कर लेती है क्योंकि वो उसके लिए काफी परेशान होती है। चलते चलते टेपुंग सॉफ्टली ओ मीसियोन को बता देता है कि वो उसे लाइक करता है। वो बस अपनी फीलिंग्स ओ मीसियोन से शेयर करता है विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस। इसी बीच पुराने टाइफून एम्प्लॉयज की जिंदगी भी मुश्किल भरी है। सब अपनी अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए डिफरेंट जॉब वर्क कर रहे हैं। जियांग सिलाई फैक्ट्री में काफी इंप्रूव कर चुकी है और मीसियोन की फैमिली के साथ भी उसकी अच्छी बॉन्डिंग डेवलप हो रही है। बुसान में टेपुंग फाइनली रियो को पर्सनली जाकर उसके पैसे अदा करता है। टेपुंग और मिसियोन रियो से अपना डेट एक्नॉलेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट वापस ले लेते हैं। हिंजन अपने फादर बाको से डांट खाता है फॉर लूजिंग टू टेपुंग अगेन। सियोल लौटकर टेपुंग और मिसियोन नए प्रोडक्ट्स ढूंढने लगते हैं। ऑन द अदर साइड कोरिया के सभी लोगों की तरह जिनके पास गोल्ड है, जियोंग भी अपनी वेडिंग रिंग गोल्ड ड्राइव में बेच देती है फॉर हेल्पिंग हर कंट्री इन इकोनॉमिक क्राइसिस। टेपुंग और उसका दोस्त यून सियोंग एक दूसरे को हेलमेट और शूज गिफ्ट करते हैं एज अ टोकन ऑफ देयर फ्रेंडशिप एंड देयर बॉन्ड। दोनों एक दूसरे की हेल्प की नियत से अपने अपने गिफ्ट्स के अंदर थोड़े पैसे छुपाकर गिफ्ट्स एक्सचेंज करते हैं। ये क्यूट फ्रेंडशिप मोमेंट होता है। टेपुंग डिसाइड करता है कि नेक्स्ट प्रोडक्ट हेलमेट होगा। मिसेस चा हिंट देती हैं कि हेल्प के लिए गो मार्जिन को वापस लाना होगा। टेपुंग रात को मार्जिन से मिलता है, हेलमेट देता है और कहता है कल ऑफिस में वापस आ जाना। अगली सुबह मार्जिन वापस आता है, लेकिन वो अपने साथ 2 और लोगों को लाता है। टाइफून ट्रेडिंग की टीम मिलती है कांग सियोन हेलमेट के 2 एम्प्लॉयज से, किम जियोंग और बे इनहो। वो लोग हेलमेट की स्ट्रेंथ दिखाते हैं और डील करने का इंटरेस्ट भी दिखाते हैं। ऑफिस लौटकर टीम डिस्कस करती है कि हेलमेट्स को एक्सपोर्ट कहाँ करें। टेपुंग सजेस्ट करता है थाईलैंड, क्योंकि वहां परचेजिंग पावर अच्छी है और हेलमेट लॉ भी सिर्फ 2 साल पुराना है। मार्जिन का आइडिया है कि थाईलैंड में एक मिडिलमैन ढूंढा जाए, टाइफून ट्रेडिंग का वहां वाला वर्जन। इसी वक्त कॉन्टैक्ट होता है सऊदी ट्रेडिंग से, जिसे चलाते हैं मार्जिन के कजिन गो मा योंग। वो सैंपल मांगते हैं और इंटरेस्ट भी दिखाते हैं, पर मार्जिन मिसियोन को बोलता रहता है कि बुक कीपिंग करो, सेल्स तुम्हारे बस की बात नहीं। मिसियोन क्वाइटली डिसाइड करती है कि जवाब काम से देगी। उधर नामो टेपुंग के घर हेल्प करते वक्त एक्सीडेंटली देख लेता है कि वो मीहो के घर में ही रहता है। नाइट को वो चुपके से मीहो से मिलने भी चला जाता है। फिर टीम को थाईलैंड वीजा मिल जाता है। थाईलैंड पहुंचने पर मा योंग उनका बहुत वार्म वेलकम करता है। रात को वो सजेस्ट करता है कि इम्पोर्टेंट लोग क्लबिंग में मिलते हैं। जब मिसियोन बोलती है कि वो नेक्स्ट डे पोर्ट और कस्टम्स ऑफिस जाएगी, मार्जिन फिर से बोलता है ये काम लड़कियों का नहीं। मिसियोन हर्ट हो जाती है और रूम छोड़कर निकल जाती है। टेपुंग उसके पीछे जाकर कहता है कि उसकी इनसिक्योरिटी ही उसको रोक रही है। अगली सुबह सब लोग लामचिया पोर्ट जाते हैं। मार्जिन आर्थिक नाम के कस्टम्स ऑफिशियल को सिगरेट और कैश से वार्म अप गिफ्ट देता है। मिसियोन से स्ट्रिक्टली कहता है पीछे रहो। इन दोनों के बीच टेंशन और बढ़ जाती है। फिर भी मिसियोन बिजनेस रिपोर्ट बनाने के लिए पिक्स क्लिक करती रहती है। मार्जिन उससे इरिटेट होता रहता है। रात तक एटमॉस्फेयर हैवी हो जाता है। टेपुंग पूरी टीम को क्लब चलने का ऑर्डर देता है। पार्टी अटेंड करने के लिए गेस्ट हाउस की लेडी मिसियोन को एक प्रीटी ड्रेस देती है। मिसियोन को न्यू ड्रेसअप देखकर टेपुंग उसे एक ब्रेसलेट देता है। वो कुछ कहना चाहता है, लेकिन मौका नहीं मिल पाता। क्लब में मा योंग उन्हें इंट्रोड्यूस कराता है निशा से, थाईलैंड के पावरफुल निक हाम ग्रुप के चेयरमैन की बेटी। वो टेपुंग को स्टेज पर गाने भेज देती है। गाते वक्त टेपुंग देखता है कि मिसियोन क्वाइटली बाहर निकल गई है। पूल साइड पर मिसियोन अपने शू बाइट को नर्स कर रही होती है। टेपुंग आकर उसका पैर ट्रीट करता है। मिसियोन इमोशनल होकर बोलती है कि वो यहाँ आकर शायद पैसे वेस्ट कर रही है। टेपुंग कहता है तुम्हें खुद को प्रूव करने की जरूरत नहीं, मैं पहले से जानता हूँ कि तुम कितनी कैपेबल हो। फिर वो गाना जो अधूरा रह गया था उसका रिमेनिंग पार्ट उसके लिए सॉफ्टली गा देता है। मिसियोन पूछती है कि वो गेस्ट हाउस में उससे क्या कहना चाहता था। टेपुंग मिसियोन को बताता है कि वो बहुत प्रिटी है। मिसियोन कॉम्प्लीमेंट एक्सेप्ट करती है और कहती है कि क्या वो हमेशा ही सबको ऐसा कहता रहता है। टेपुंग कहता है यूजुअली लोग उसे कहते हैं कि वो कितना हैंडसम है। दोनों स्माइल करते हैं। वापस गेस्ट हाउस आते ही शॉक लग जाता है। थाई पुलिस आकर तीनों को अरेस्ट कर लेती है। स्टेशन में ऑफिसर उन्हें बताता है आप लोगों ने कस्टम्स ऑफिसर को ब्राइब दिया है। सीसीटीवी में मार्जिन के गिफ्ट देने की फोटो होती है। मार्जिन को रिश्वत देने के इल्जाम में सीधा लॉकअप में डाल दिया जाता है। कोरियन एम्बेसी सिर्फ इतना कहती है फिक्र मत करो, ब्राइब सिर्फ $50 की थी, जल्द ही रिलीज हो जाओगे।
लेकिन अगले दिन सब कुछ उल्टा हो जाता है। जितने छोटे चोर होते हैं वो सबको छोड़ दिया जाता है, सिर्फ मार्जिन को छोड़ के। रिकॉर्ड्स में लिखा होता है कि रिश्वत $10,000 की थी। इसका मतलब ना रिलीज मिलने वाली है, ना उनके हेलमेट का शिपमेंट वापस। सब अथॉरिटीज ने रोक लिया है। थाई जेल के शोर शराबे में मिसियोन और टेपुंग मार्जिन को दूर से देख पाते हैं। उसी भीड़ में मार्जिन एक छोटा सा नोट मिसियोन की तरफ फेंकता है, एक माफी और एक मैसेज, क्लाइंट सेल्स और इन्वेंट्री तुम हैंडल करना। ऐसा लगता है कि जेल ने उसको थोड़ा बदल दिया हो। फिर दोनों जाते हैं उस रिच हेयरस और उसके फादर से मिलने। वो दोनों डील को बचाना चाहते हैं, लेकिन फादर क्लियर कर देता है कि वो अब बिजनेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि कंपनी पे केस चल रहा है। लेकिन बेटी टेपुंग में इंटरेस्ट दिखाती है। वो बिजनेस काट देती है और कहती है कि हेलमेट्स नहीं चाहिए, मगर शायद किसी और काम में साथ काम कर सकते हैं। मिस यॉन ये बात फौरन नोटिस करती है। ज़हनी तौर पर वो जेलस नहीं होती, वो बस एक सेल्स को बचाना चाहती थी। इस वजह से वो टेपुंग से कहती है कि जाकर वो उस लड़की से बात करे, अपनी स्किल्स यूज करे, पर टेपुंग को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। बाद में मिस यॉन उससे माफी मांगती है और उसके साथ वाटरमेलन स्मूदी एंजॉय करती है। दोनों बैठकर आराम से बातें करते हैं। मिस यॉन बताती है कि पहली बार वो अपने घर से दूर कैसा महसूस कर रही है, खुशी भी है और थोड़ा गिल्ट भी। टेपुंग मुझसे कहता है कभी कभी सेल्फिश होना बुरा नहीं होता, तुम वैसे भी सबसे ज्यादा समझदार और खूबसूरत हो। धीरे से वो उसके करीब जाता है। मिस यॉन कंफ्यूज हो जाती है और लास्ट मोमेंट पर उसको पीछे ढकेल देती है। दोनों ही फ्लस्टर्ड फील करते हैं। मिस यॉन को याद आता है कि उसने ब्राइबरी का पूरा सीन चुपके से फोटो में कैप्चर किया था। रात भर दोनों फोटो डेवलप करवाने के लिए दुकानें ढूंढते फिरते हैं। आखिर एक जगह मिलती है, लेकिन वहां भी अर्जेंट काम करवाने के लिए छोटा सा ब्राइब देना पड़ता है। जब फोटोज रेडी होने वाली होती हैं, टेपुंग कोर्ट केस के लिए पैसे लेने निकल जाता है और मिस यॉन फोटोज लेकर सीधा कोर्ट। लेकिन रास्ते में मिस यॉन ब्रिज पर गिर जाती है और सारी फोटोज पानी में बह जाती हैं। कोर्ट रूम में जज प्रूफ मांगती हैं। उस वक्त मिस यॉन हाफती हुई अंदर आती है, फोटोज नहीं, बस फिल्म स्ट्रिप के साथ। टेपुंग फ्लैशलाइट से इमेजेस वॉल पर प्रोजेक्ट करता है। सबको साफ दिख जाता है कि ब्राइबरी दोपहर में हुई थी, जबकि रिकॉर्ड में रात लिखा गया था। मार्जिन को छोड़ा जाता है, बस फाइन भरना होता है। लेकिन हेलमेट्स को बचाना अभी बाकी है। पोर्ट पर क्रेन उनको तोड़ रहा होता है। मिशन भाग कर पहुंचती है और हेलमेट्स पर लेट जाती है और उनको रोकने की कोशिश करती है। टेपुंग रिक्शा ड्राइव करते हुए मार्जिन के साथ लोकेशन पर पहुंचता है। वो अथॉरिटीज को पेपर्स देता है टू स्टॉप डेमोलिशन ऑफ हेलमेट्स। क्रेन रुक भी जाता है, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। सारे हेलमेट्स टूट चुके होते हैं। मिस यॉन रो के कहती है हम फेल हो गए। मार्जिन उसको तसल्ली देता है, नहीं, तुमने अपना काम बिल्कुल सही किया। एंड रिजल्ट में सिर्फ 140 हेलमेट्स ठीक बचते हैं। ये एक टाइफून ट्रेडिंग के लिए फर्स्ट फेलियर होता है। शाम को मार्जिन सबसे माफी मांगता है। लेटर मिस यॉन टेपुंग का छोटा सा वोन ट्रीट करती है। दोनों खामोश नजदीकी लम्हा गुजारते हैं। कोरिया लौट कर टेपुंग अकाउंट्स देख कर फैसला करता है कि ऑफिस शिफ्ट करना होगा, क्योंकि वो ऑलमोस्ट बैंकक्रप्ट हो गए हैं। टाइफून ट्रेडिंग को नामो के पुराने पब में शिफ्ट किया जाता है। नामो की मॉम स्कैमर्स के झांसे में आ जाती हैं, जिसकी वजह से वो बैंकक्रप्ट हो जाती हैं। पब का बिजनेस बंद करना पड़ता है। टीम मिलकर सफाई करके उसे ऑफिस बना देती है। रात को नामो वापस आ जाता है और सबको पता चलता है कि टेपुंग उसके साथ ऑफिस शेयर कर रहा है। टेपुंग नामो दोनों दोस्त एक दूसरे को अपने अपने लव इंटरेस्ट के बारे में बताते हैं। टेपुंग थाईलैंड से आने के बाद सोचता है कि वो और मिस योन फाइनली डेट कर रहे हैं। ऑल्दो थाईलैंड में मिस योन ने क्लियरली कहा था कि वो डेटिंग नहीं कर रहे, बट वो मिस योन एक्चुअली चाह रही थी कि वो ऑफिशियली प्रपोज करे। टेपुंग को कंपनी की 1989 अकाउंट बुक का एक मिसिंग पेज मिलता है। अगस्त के कुछ दिनों का पूरा डेटा गायब है। दूसरी साइड प्यो बाकू मिसेस चा से पूछ रहा है उसका मिसिंग आईओयू, प्रॉमिसरी नोट कहाँ है। जिन यंग के फ्यूनरल में मैनेजर हान ने चा को ब्राइब दिया था ताकि वो प्रॉमिसरी नोट ढूंढ सके। उसके घर की हालत खराब थी तो उसने पैसा ले लिया, पर नोट कभी मिला ही नहीं। अब बाकू मिसेस चा के बेटे को भी थ्रेटन करने की धमकी देता है और बोलता है ढूंढती रहो। घर पे टेपुंग जियोंगमी से कहता है कि शायद उसके फादर की डेथ सिर्फ बिजनेस के लॉस की वजह से नहीं हुई, कुछ और भी था। ऑफिस में टीम खाना खा रही होती है जब सोंग जंग बोलता है कि मिस योन शायद उसे लाइक करती है। टेपुंग जेलस हो जाता है। चा भी मील ज्वाइन कर लेती है और उसे पता चलता है कि टेपुंग पुराने लेजर्स पढ़ रहा है।
मी सियोन और माजिन काम से बाहर जाते हैं। तभी टेपुंग पब्लिक प्रोक्यूरमेंट सर्विसेज का पता लगाता है। वहाँ वो KOICA और एक अफ्रीकन डेलीगेशन की मीटिंग सुन लेता है जिसमें स्कूल और हॉस्पिटल बनाने का प्रोजेक्ट चल रहा है। हर चीज के सप्लायर्स हैं, बस सर्जिकल ग्लव्स के वेंडर नहीं। ऑफिस आके टेपुंग कहता है कि हम ग्लव्स सप्लाई करेंगे, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट स्टेबल होता है। पर मार्जिन बोलता है बड़ी कंपनी ही ऐसे डील्स ले जाती हैं। तब चा बताती है कि कांग जिन यंग और को म्यूंग ने भी कभी एक पब्लिक प्रोजेक्ट किया था। मीहो और नामो की भी स्टोरी आगे बढ़ती है। मीहो नामो से मिलने जाती है और उसे अपना ड्रीम बताती है। वो कहती है कि वो पैसे कमाकर अपनी बहन को कॉलेज भेजना चाहती है। नामो उससे बोलता है तुम मेरी नई ड्रीम हो। टेपुंग और मिसियोन को म्यूंग को एक रिलीजियस ग्रुप में फ्लायर्स बांटते हुए ढूंढ लेते हैं। प्रॉफिट नाम का एक गुरु लोगों को डरा रहा होता है कि 2000 आते ही दुनिया खत्म हो जाएगी। वो दोनों मिस्टर को से बात नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें चर्च से निकाल दिया जाता है। वापस आते वक्त टेपुंग मिसियोन से कहता है कि यह डील उसके लिए लास्ट चांस है कंपनी को बचाने का। डिनर पर मिसियोन क्लियरली बोल देती है कि वो करियर पे फोकस करना चाहती है और इमोशन से दूर रहना चाहती है। टेपुंग से कहती है कि उसे करियर और फीलिंग्स को मिक्स नहीं करना चाहिए, सो लेट्स बी प्रोफेशनल व्हाइल वर्किंग। पीपीएस ऑफिस में उनकी कंपनी टाइफून ट्रेडिंग को स्मॉल बिजनेस कहकर लिस्ट से हटा दिया जाता है। मिस्टर को उन्हें सजेस्ट करता है कि डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे अपील करो। वो अपील कर देते हैं। क्योंकि कोई और ग्लव्स के लिए बिड नहीं करता, टाइफून ट्रेडिंग को बुलाया जाता है। फिर ह्यूजिन आके उनके अगेंस्ट सर्जिकल ग्लव्स का बिड सबमिट कर देता है। अब दोनों कंपनीज कम्पीट करेंगी। मिस यॉन को फ्रेंच मैनुअल समझने में इशू होता है क्योंकि वो बस पोस्ट इट्स पर हैंड रिटन होता है। उन्हें टाइप करना होता है पर प्रिंटर फॉन्ट सपोर्ट नहीं करता। तभी मिस्टर को वापस आ जाता है और पूरा मैनुअल खुद नीट फ्रेंच में लिख देता है। टाइम पर डिलीवर हो जाता है। डिनर के बाद टेपुंग मिस्टर को से टीम ज्वाइन करने को बोलता है। रात को टेपुंग और मिस योन साथ चल रहे होते हैं जब टेपुंग फाइनली बोल देता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, चाहे एक तरफा ही क्यों ना हो। फ्लैशबैक नामो के आर्मी के दिनों से उसकी माँ उससे मिलने जाती है। टेपुंग बताता है कि नामो के लिए उसकी माँ ही सबसे ज्यादा प्रीशियस है। प्रेजेंट में उल्नियों को नामो और मीहो की फोटो मिलती है। वो मीहो को पहचान लेती हैं और नामो को बोलती हैं कि वो शादी के लिए सही लड़की नहीं है क्योंकि मीहो और उल्नियो एक ही डिपार्टमेंटल स्टोर में जॉब करती हैं। घर पे जियोंग मी मीहो को ग्रीन मदर्स क्लब का इनविटेशन दिखाती है जो बियोम को स्कूल से मिला था। वो चाहती हैं कि मीहो वहां जाए। ऑफिस में मार्जिन बताता है कि सर्जिकल ग्लव्स का सिर्फ एक मैन्युफैक्चरर है, ब्लेज ईगल्स। उनकी मोनोपोली की वजह से नेगोशिएशन इम्पॉसिबल है। इस बार टाइफून ट्रेडिंग उनसे और पीपीएस दोनों से ही डील करके प्रॉफिट नहीं कमा सकते। नामो से बात करने के बाद टेपुंग डिसाइड करता है कि कंपनी के मलेशिया वाले फैक्ट्री को डायरेक्टली अप्रोच करे। शॉपिंग सेंटर में उल्नियो मीहो के बारे में और जानकारी लेती है। उसके पेरेंट्स नहीं है और वो अपने सिबलिंग्स का ख्याल रखती है। जब ह्यूजिन और मैनेजर हा ब्लेज ईगल्स के साथ डील फाइनल कर रहे होते हैं, टेपुंग सोंगजंग को मलेशिया भेज देता है। लेकिन वहां पता लगता है कि फैक्ट्री ने रिसेंटली प्रोडक्ट चेंज कर दिया है। अब वो क्लोज बनाते हैं। बिडिंग डे आता है और टेपुंग सोंगजंग के कॉल का वेट करता रहता है। वो पीपीएस ऑफिस में अराइव होते हैं और टाइम इंस्टॉल करने की ट्रिक यूज करते रहते हैं। टेपुंग को बिड सबमिट करने के लिए सिर्फ 15 मिनट्स मिले हैं, पर वो सोंगजंग का इंतजार करता है। लास्ट मोमेंट में सोंगजंग का टेलीग्राम आता है 511140 ओके। टेपुंग बिड सबमिट कर देता है और टाइफून ट्रेडिंग जीत जाता है। फ्लैशबैक में पता चलता है कि फैक्ट्री चेंज हुए सिर्फ 10 दिन ही हुए थे और उनके पास अभी भी 5000 प्लस बॉक्सेस सर्जिकल ग्लव्स के बचे हुए थे। सोंगजंग ने उनको 40% डिस्काउंट पे डील कर लिया है। यही टेलीग्राम का मतलब था। जीत के बाद मिस यॉन और टेपुंग सेलिब्रेट करते हैं। टेपुंग पूछता है कि मिस यॉन के लिए सबसे प्रीशियस क्या है। वो कहती है टुमारो, क्योंकि हर दिन एक नया मौका होता है। वो टेपुंग से सेम क्वेश्चन पूछती है पर वो अपना आंसर सीक्रेट रखता है। डिपार्टमेंटल स्टोर में उल्नियो अपनी आइडेंटिटी रिवील करती है मीहो को और कहती है कि वो नहीं चाहती कि मीहो नामो को डेट करे। उसका कहना है कि मीहो की पूरी फैमिली की जिम्मेदारी नामहो पर आ जाएगी। नामो आ जाता है और गुस्से से अपनी माँ को रोकता है, लेकिन मीहो भी हर्ट हो जाती है और नामो से दूर हो जाती है। दूसरी तरफ ह्यूजिन को उसके फादर से भारी डांट पड़ती है। उनको 200 मिलियन वॉन का नुकसान हो सकता है। बाक हो उसे यूएस भेजने का प्लान बनाता है, पर ह्यूजिन टेपुंग को बर्बाद करने का इरादा रखता है।
वो मिसेस चा से मिलता है, जहां सियोन टे गलती से प्रॉमिसरी नोट के बारे में हिंट दे देती है। वेयरहाउस में टेपुंग और मी सियोन डिलीवरी रिसीव करते हैं। जब टेपुंग खाना लेने बाहर जाता है, मी सियोन देखती है कि अंदर आग लग चुकी है। चुपके से हिंजिन अंदर आता है, कुछ बॉक्सेस को आग लगा देता है और दरवाजा लॉक करके निकल जाता है। आग बढ़ती जाती है और मी सियोन सोचने लगती है कि काश उसने टेपुंग को बता दिया होता कि वो उसे पसंद करती है। तभी टेपुंग जबरदस्ती दरवाजा तोड़कर अंदर आता है और उसको बाहर ले जाता है। हॉस्पिटल में मी सियोन की रिपोर्ट्स ठीक आती हैं। होश में आने पर वो टेपुंग को बोलती है कि वो उसे लाइक करती है और उसे डेट करना चाहती है। टेपुंग ये सुनकर काफी फ्लस्टर्ड हो जाता है और उसे समझ नहीं आता कि वो कैसे रिएक्ट करे। वो मी सियोन से कहता है कि वो ऐसी जगह पर ऐसी बात ना करे। ग्रैंडमदर और जियांगमी हॉस्पिटल आ जाते हैं। ग्रैंडमदर टेपुंग से प्रॉमिस करवाती हैं कि वो मी सियोन को हमेशा हंसाएगा और जब जरूरत हो तब उसे रोने भी देगा। चा हिंजिन को कन्फ्रंट करती है क्योंकि उसने ही वेयर हाउस की लोकेशन उसे बताई थी। हिंजिन इनडायरेक्टली मान लेता है कि आग उसने लगाई थी, बट कहता है इस बात को प्रूव करने का कोई सबूत नहीं। नेक्स्ट डे चा ऑफिस आकर मी सियोन का हाल पूछती है। टीम बच्चे कुछ बॉक्सेस को चेक करती है और सब स्मोक की स्मेल से खराब हो चुके होते हैं। अब ग्लव्स को यूज नहीं किया जा सकता। टीम पीपीएस जाके वहां की मैनेजर को सब बताती है, बट वो कहती है कि डेडलाइन तक ग्लव्स डिलीवर करना ही होगा, वरना शिपमेंट अफ्रीका तक नहीं जा पाएगा। टाइफून ट्रेडिंग ग्लव्स कंपनी को कांटेक्ट करता है, पर अब वो ग्लव्स मैन्युफैक्चर ही नहीं कर रहे। टेपुंग मी सियोन के लिए फ्लावर्स लेता है, पर मी सियोन फौरन समझ जाती है कि वो अपसेट है। वो उसको कंफर्ट करने की कोशिश करती है। शाम को दोनों फैमिली के साथ डिनर करते हैं, पर मी हो रियूनियन डिनर में चली गई होती है। टेपुंग और नामो नहीं जाते। बाद में टेपुंग और मी सियोन वॉक पर जाते हैं, जहाँ टेपुंग फाइनली बोलता है आई लव यू। रियूनियन डिनर में मी हो बहुत ड्रिंक कर लेती है और मिस्टर जंग नामो को फोन करता है। दोनों मिलते ही लड़ाई स्टार्ट कर देते हैं और मी हो रो कर कन्फेस करती है कि वो नामो को पसंद करती है। उल्लियो भी ड्रंकन स्टेट में आ जाती है और सरप्राइजिंगली मीहो से ठीक से बिहेव करती है। तीनों मिलकर कुछ टाइम साथ गुजारते हैं। इधर मैनेजर हा मिसेस चा के सन को थ्रेटन करता है। पियो बाक हो हिंजिनो मैनेजर हा पर चिल्लाता है कि उन्होंने बिना कंफर्म डील के इतने ग्लव्स क्यों खरीदे। मी सियोन को पता लगता है कि पियो मर्चेंट मरीन के पास बल्क ऑर्डर ग्लव्स पड़े हैं। टेपुंग उनके वेयरहाउस जाकर हिंजिन से ग्लव्स मांगता है, पर वो मना कर देता है और हिंट भी देता है कि वेयरहाउस फायर उसने ही लगाई थी। इसके बाद टेपुंग अपने डैड की फेवरेट जगह पर ड्रिंक करता है। उनके साथ गुजारे ना जा सके पलों का अफसोस करता है। नामो आकर उसका साथ देता है। नामो बताता है कि उसने मिसेस चा को ऑफिस में आफ्टर आवर्स देखा था। टेपुंग को अब सब समझ आने लगता है। वो ऑफिस जाता है और मिसेस चा को वहां फाइल्स छानते देख लेता है। मिसेस चा बताती है प्रोमिसरी नोट बाकहो के ऑर्डर से ढूंढ रही थी और ब्राइब भी ली थी। टेपुंग को यकीन नहीं होता, पर वो कहती है कि उसके पास चॉइस नहीं थी। टेपुंग रात भर घर नहीं आता। नेक्स्ट मॉर्निंग मी सियोन उसको ऑफिस में उदास देखती है। फिर टेपुंग सीधा पियो बाकहो के ऑफिस जाकर कहता है मिसेस चा को परेशान मत करना और ग्लव्स मुझे बेचो, मैंने प्रोमिसरी नोट ढूंढ लिया है। ये झूठ था पर डील के लिए जरूरी। मार्जिन और मिस्टर को पीपीएस में होते हैं जब टेपुंग कॉल करके गुड न्यूज देता है। 9 साल पहले पियो बाकहो बिल्कुल बैंक्रप्सी के एज पर होता है और लोन के लिए इधर उधर भाग रहा होता है। आखिर में वो टाइफून ट्रेडिंग जाकर कांग जिन यंग को 40 मिलियन वॉन का प्रोमिसरी नोट देकर लोन लेता है। टेपुंग बाकहो को थ्रेटन करता है कि उसके पास वो प्रोमिसरी नोट मिल गया है। डील होती है, बाकहो ग्लव्स देगा और जब टाइफून ट्रेडिंग को पेमेंट मिलेगी तब टेपुंग नोट वापस करेगा। बाकहो एक और शर्त ऐड करता है, अगर टेपुंग नोट नहीं दे पाया तो वो सीईओ की सीट छोड़ देगा। टेपुंग भी ऐड करता है कि इसमें टाइफून ट्रेडिंग के एम्प्लॉयज को इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा। टेपुंग डील साइन कर देता है। वेयरहाउस पर हिंजिन तमाशा करता है, लेकिन मी सियोन उसे थप्पड़ मार के साइड कर देती है और टेपुंग को ले जाती है। उसको मोटिवेट करती है और कहती है कि उसके फादर होते तो उस पर प्राउड फील करते। ऑफिस में टीम को पता चलता है इंश्योरेंस कंपनी फायर का कंपनसेशन देगी, लेकिन आर्सन का कोई प्रूफ नहीं। इसी वक्त मिसेस चा आती हैं और सब उस पर गुस्सा होते हैं। टेपुंग कहता है कि कम से कम माफी मांगनी चाहिए, पर वो नहीं कर पाती। उस रात टेपुंग चोरी छुपे पुराने ऑफिस में प्रोमिसरी नोट ढूंढने आता है और पुलिस उसे पकड़ लेती है। मी सियोन आकर बेल कर आती है। दोनों थोड़ा वक्त साथ बिताते हैं, नए फोन्स दिखाते हैं और वो मी सियोन को एक नया फोन गिफ्ट करता है। बाद में टेक्सटिंग होती रहती है। मी सियोन सजेस्ट करती है कि बियोम को समुंदर दिखाने चलते हैं। दूसरी तरफ मिसेस चा अपना घर बेचकर बाकहो को पैसा अदा कर देती है।
बाक हो मैनेजर हा को बताता है कि टेपुंग के पास प्रॉमिसरी नोट नहीं है और एक और सीक्रेट रिवील करता है। उसने कांग जिन यंग को अपनी कंपनी के 30% शेयर्स भी प्रॉमिस किए थे। रात को हिंजन और बाक हो का बड़ा झगड़ा होता है। बाक हो उसे लूजर बोलकर उसका कंपैरिजन टेपुंग से करता है। बाक हो कहता है कि काश टेपुंग उसका रियल सन होता। गुस्से में हिंजन अपने बाप को मार देता है और बेहोशी की हालत में एक स्टोरेज कंटेनर में बंद कर देता है। नेक्स्ट डे ग्रुप सी ट्रिप पर जाता है। टेपुंग, मिसियोन, नामो, मीहो और ब्योम। मिसियोन टेपुंग का मूड डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उससे क्लैम्स कलेक्ट करवाती है। कैंप फायर के टाइम एक अननोन कॉल आती है जो मिसियोन कट कर देती है। फिर वो मीहो को बताती है कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड टेमिन उसे ढूंढ रहा है। नामो ये बातें सुन लेता है और मिसअंडरस्टैंड कर लेता है। रात को टेपुंग कार में प्रॉमिसरी नोट ढूंढते वक्त अपना ओल्ड रिपोर्ट कार्ड ढूंढ लेता है। मिसियोन उसके पास आती है। वो बताता है कि सीईओ की पोजीशन रिस्क पर है। हॉलीडे के बाद ग्लव्स के पैसे मिलते ही टीम ओल्ड ऑफिस वापस शिफ्ट हो जाती है। सब सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन प्रॉमिसरी नोट अभी तक नहीं मिला और आज वही दिन है जब टेपुंग को बाको को प्रॉमिसरी नोट देना था। वो बाको के ऑफिस जाता है, पर वहाँ हिंजन होता है। टेपुंग वॉल पर एक मैसेज लिख देता है प्रूफ के लिए कि वो टाइम पर आया था। टाइफून ट्रेडिंग फाइनली वापस आ चुकी थी अपने ओरिजिनल ऑफिस में। सेलिब्रेशन के बीच बेसोंग जंग को कॉल आती है कि उसके फादर सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं। टीम बिना एक सेकंड वेस्ट किए भागती है देबोंग टेक की बिल्डिंग की तरफ। रूफ पे गांगशेक खड़ा है एज पर। हवा तेज चल रही है और उसका दिल उससे भी ज्यादा हिला हुआ है। रूफ टॉप का दरवाजा अंदर से लॉक होता है, इसीलिए टीम फायर एस्केप से ऊपर चढ़ने का प्लान बनाती है। लेकिन पुरानी जंग लगी लेडर देखकर सोंग जंग का डर फिर से सरफेस हो जाता है, इसीलिए टेपुंग आगे बढ़ता है। ऊपर पहुंचकर गांगशिक टेपुंग को अपना दर्द बताता है। आईएमएफ क्राइसिस के बाद से 30 मिलियन वॉन का लोन, एम्प्लॉयज की सैलरी रोकनी पड़ी और अब बस एक ही रास्ता दिखता है, उसकी मौत। टेपुंग उसे अपने बाप की डेथ की याद दिलाता है और कहता है कि किसी के चले जाने का दर्द किसी भी लोन से ज्यादा भारी होता है। वो गांगशेक को पीछे से हक करता है और तभी टीम दरवाजा तोड़कर रूफ टॉप पे घुस आती है। सोंग जंग अपने पापा को गले लगा लेता है, कहता है लोन गया भाड़ में, मुझे आप चाहिए। इसी बीच हिंजन एक दूसरी कहानी लिख रहा है। वो अभी भी अपने बाप बाकहो को स्टोरेज कंटेनर में बंद रखे हुए है और उसे मिलता है वो एग्रीमेंट जिससे टेपुंग को रिजाइन करना होगा। देबोंग टेक में टेपुंग एक नए प्रोडक्ट के बारे में जानता है, सिक्योरिटी कैमरा रोबोट साउंड सेंसर के साथ। क्लैप करते ही कैमरा उसकी तरफ मुड़ जाता है। टेपुंग को एक नई उम्मीद मिलती है, शायद ये प्रोडक्ट उन सब को बचा सकता है। टाइफून ट्रेडिंग 500 यूनिट्स खरीद लेती है। प्लान बन रहा होता है एक्सपोर्ट का, तभी हिंजन स्टॉर्म की तरह एंट्री करता है। वो एग्रीमेंट दिखाता है और जबरदस्ती टेपुंग से रेजिग्नेशन लेटर साइन करवा लेता है। आखिरी कुछ मिनट्स में टेपुंग देबोंग टेक का एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता है ताकि डील एटलीस्ट बच जाए। टीम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और टेपुंग ऑफिस से बाहर हो जाता है। उस रात नामो मीहो को उसके एक्स टेमिन का बिजनेस कार्ड देता है। वो कहता है कि उसे उसकी कोई हेल्प नहीं चाहिए। मीहो उसकी बात सीधा पॉइंट पे कट कर देती है और कहती है तुम्हारा ख्वाब मैं नहीं, तुम्हारा म्यूजिक था, और वो खुद ब्रेकअप कर देती है। शाम को मिसियोन घर लौटती है और गेट के पास टेपुंग खड़ा मिलता है, बेचैन खोया हुआ। मिसियोन उसका हाथ पकड़कर कहती है तुम्हारे लोग तुम्हारा इंतजार करेंगे, तुम वापस सीईओ बनोगे। ऑफिस में मीनवाइल हिंजन का असली रंग दिखने लगता है। मिसियोन से कॉफी मंगवाना, पेपर वर्क डिले करना, पूरा टॉक्सिक बॉस मोड ऑन। टेपुंग देबोंग टेक ज्वाइन कर लेता है। नेक्स्ट डे गांगशेक फाइनली बैंक पहुंचता है डेट चुकाने, लेकिन बैंक जल्दी बंद कर दिया गया है। ये सब टेपुंग अपनी आंखों से विटनेस करता है। हिंजन, एक फॉरनर मार्क चॉय और बैंक का सीनियर ऑफिशियल मिलकर पूरी गेम सेट कर चुके हैं। एज अ रिजल्ट देबोंग टेक को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है, बिना किसी लॉजिक के, बिना किसी चांस के। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑफिशियल एसेट सीज करने आ जाते हैं। हिंजन खुशी से बरनौल लगाता हुआ कहता है मैं ऑक्शन में सब खरीद लूंगा। टेपुंग के दिमाग में अलार्म बज जाता है। टाइफून ट्रेडिंग की टीम प्लान बनाती है। प्योर मर्चेंट मरीन का ऑफिस छुप कर चेक करना होगा। नाइट मिशन के लिए सब रेडी हो जाते हैं। लाइट्स ऑफ, सिक्योरिटी गार्ड से बचकर वो हिंजन के ऑफिस में सर्च करते हैं। एक जगह उन्हें मिलता है कांग जिन यंग का ओल्ड नेम प्लेट, जो काफी ही स्ट्रेंज जगह पर पड़ा होता है। तभी मिसेस चा भी उन्हें हेल्प करने आ जाती है। गार्ड्स आ जाते हैं, चेस सीक्वेंस होता है, लेकिन टीम बच जाती है। नीचे रोड पर आते ही टेपुंग के हाथ से नेम प्लेट गिर जाती है और क्रैक हो जाती है।
अंदर से एक फोल्डेड पेपर झलकता है, वही प्रोमिसरी नोट जिसमें बाक हो ने कांग जिन यंग को कंपनी के 30% शेयर्स देने का वादा किया था। फ्लैशबैक में हमें पता चलता है कि ये नेम प्लेट उनकी पुरानी दोस्त मिसेस चा ने 1983 में गिफ्ट की थी, जब टाइफून ट्रेडिंग अपने नए ऑफिस में शिफ्ट हुआ था। प्रेजेंट में टीम एक साथ ऑफिस में रेमन खाकर स्मॉल सेलिब्रेशन करती है। मिस्टर को बताता है कि पुराने दिनों में पियो बाक हो का बिजनेस टूटने के बिल्कुल करीब चला गया था। उसका एक शिप एक्सीडेंट में डैमेज हो गया था। फिर टीम पियो मर्चेंट के ऑफिस से मिले पेपर्स को चेक करती है और सब शॉक हो जाते हैं। उन पेपर्स में उन सभी की पर्सनल लाइफ की एक पूरी सीक्रेट रिसर्च फाइल बनाई गई थी। यहाँ एक और ट्विस्ट मिलता है। पता चलता है कि हिंजन ने एक फॉरनर मार्क चॉय के साथ डील की है, एक पोर्टेबल मीडिया प्लेयर बेचने की। बट प्रॉब्लम यह है कि डिवाइस बहुत हीट होता है और इसीलिए मार्क को गांगशिक का पेटेंटेड कूलिंग फैन चाहिए होता है। इसीलिए हिंजन ने देबोंग टेक को टारगेट किया था ताकि फैन का पेटेंट उसके हाथ आ जाए और वो मार्क को बेच दे। टेपुंग अब एक स्मार्ट आइडिया लाता है, पेटेंट को पब्लिक कर दो, फिर मार्क को हिंजन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और हम ऑक्शन में देबोंग टेक वापस जीत सकते हैं। मिसियन और सियोन टेक मिलकर एक नया बिजनेस नेम रजिस्टर करते हैं, मिसियन ट्रेडिंग, जिससे वो ऑक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। गांगशिक फाइनली एग्री कर लेता है और अनाउंसमेंट हो जाती है कि कूलिंग फैन का पेटेंट अब पब्लिक यूज के लिए ओपन है। ऑक्शन के दिन मार्क सब समझ जाता है क्योंकि पेटेंट अब पब्लिक है। मार्क लो बिड करता है और टेपुंग देबोंग टेक जीत लेता है। ह्यूजिन गुस्से से पागल हो जाता है। मार्क ह्यूजिन को एक और शॉक देता है, पब्लिक टेक्नोलॉजी बेचने लायक नहीं होती, मतलब हिंजन की पूरी डील बर्बाद हो जाती है। टाइफून ट्रेडिंग की टीम सेलिब्रेट करती है, लेकिन हिंजन पर अब बड़ी मुश्किल आती है। वो शिप का डाउन पेमेंट कर चुका होता है और अब वो मैनेजर हा को बोलता है सब बेच दो, टाइफून ट्रेडिंग भी। वो बिजनेस क्लोजर पेपर साइन करने ही वाला होता है कि टेपुंग उसे आकर रोक लेता है और पेपर्स फाड़ देता है। हिंजन अपने फादर बाक हो को मिलने जाता है और बताता है कि उसने ऑफिस बिल्डिंग तक कोलेटरल रख दी है। मैनेजर हा सीक्रेटली प्लान कर रहा होता है कि बाको को किसी दूर के अननोन हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद टाइफून ट्रेडिंग टीम एक रिस्की मिशन चलाती है। वो पियो मर्चेंट मरीन यार्ड में वर्कर्स बनके छुप कर घुसते हैं और उस कंटेनर को चुरा लेते हैं जिसमें बाक हो को रखा गया होता है। कंटेनर ओपन करते ही टेपुंग बाक हो को प्रोमिसरी नोट दिखाता है। वो बोलता है ये टेस्टिफाई कर दो कि ये नोट आपको उसी दिन दिया गया था, फिर हम दोनों की कंपनीज अपने अपने रास्ते ले सकती हैं। बाको सीधा जवाब नहीं देता, बट टेपुंग फिर भी उसे फ्री छोड़ देता है क्योंकि उसे पता होता है कि वो अपने फादर की कंपनी के लिए लड़ता रहेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग मैनेजर हा और हिंजन शॉक हो जाते हैं। बाको वापस आ चुका है और पुलिस उन दोनों को अरेस्ट कर लेती है मैल प्रैक्टिस, एम्बेजलमेंट और आर्सन के केस में। मीनवाइल नामो मीहो को एक एड्रेस और डेट देता है और कहता है वहां आ जाना। मीहो जाती है और देखते ही स्माइल करती है। ये एक म्यूजिक कंपटीशन होता है जहाँ नामो वुल्फ स्टार नाम का लव सॉन्ग उसे डेडिकेट करता है। शो के बाद वो मीहो से कहता है मैं अपना ड्रीम फॉलो करूंगा, चाहे मैं रिच हूँ या ना हूँ, पर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। और दोनों पैचअप कर लेते हैं। टाइफून ट्रेडिंग में सब लोग नए प्रोडक्ट्स डिस्कस करते हैं, जैसे स्मॉल म्यूजिक प्लेयर, वो फेस ऑयल जो मिसियन यूज करती है। इसी मीटिंग में मिसियन और टेपुंग का रिलेशनशिप भी ऑफिशियली रिवील हो जाता है। घर पर ब्यूम अपसेट होता है क्योंकि बड़ी खबर मिलती है, मीहो और नामो शादी करने वाले हैं। ग्रैंड मदर उनको ब्लेसिंग्स देती हैं। बाद में टेपुंग और मिसियन एक दूसरे को गिफ्ट्स देते हैं। मिसियन उसे फ्लावर सीड्स देती है, टेपुंग उसे स्टडी वर्कबुक्स देता है, मगर दोनों फाइनली फील करते हैं कि उनकी असली जगह और उनका असली काम और उनकी फैमिली वही टाइफून ट्रेडिंग है। थोड़े टाइम बाद रियलिटी शो एक्सपीरियंस लाइफ ऑन साइट होता है जहां टीम आयरन मेल्ट करके कोल्ड ड्रिंक्स बनाती है। वो शो से जो पैसा कमाते हैं उसे डोनेट कर देते हैं। फिर स्टोरी जंप करती है साल 2002 में। बिल्कुल एपिसोड 1 की तरह मीडिया फिर टाइफून ट्रेडिंग का सेगमेंट शूट कर रही होती है, IMF क्राइसिस सर्वाइव करने वाली कंपनी के तौर पर। कंपनी अब और बड़ी हो चुकी है और नए प्रोडक्ट्स जैसे कंप्यूटर गेम्स लॉन्च करने की तैयारी चल रही है। एपिसोड एंड होता है और एक बहुत इमोशनल नोट पर टेपुंग अपने दिल की आवाज सुनता है, ये लोग मेरे फ्लावर्स हैं और जब तक हम गिव अप नहीं करते हमारे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं।